डॉक्टर अभिलाषा कुमारी, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज भारतीय संस्कृति के अध्ययन के जो स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए प्रायः उन्हीं स्रोतों का उपयोग किया जाता है जो अपन इतिहास के अध्ययन के लिए करते हैं। जैसे इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं उनमें है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत आदि। तो वैसे देखा जाए तो इतिहास एवं संस्कृति दोनों परस्पर अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। वैसे भारतीय संस्कृति का आधार प्रागवैदिक एवं वैदिक काल है। प्रागवैदिक काल के अंतर्गत पाषाण काल तथा धातुकालीन संस्कृतियां आती हैं। इनके विषय में हमारे ज्ञान का एकमात्र साधन पुरातत्व ही है, यानी जो उत्खनन से प्राप्त जो सामग्रियां हैं उनके आधार पर ही हम इनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। धातुकालीन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता का विशिष्ट स्थान रहा है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। वैसे दुर्भाग्यवश इसकी लिपि का उद्वाचन न होने से इसके जो अधिकांश जो बौद्धिक पक्ष है या बौद्धिक पहलू हैं उनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है वो हम अनुमान के आधार पर ही है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के भौतिक स्वरूप का पुनर्निर्माण करते हैं और जो सिंधु सभ्यता की पूर्व की जो संस्कृतियां हैं उनका ज्ञान हमें पाषाण एवं धातु निर्मित उपकरणों, मृण मूर्तियों, मुहरों, मृद भांडों आदि की सहायता से प्राप्त होता है, जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं। और साहित्य के बारे में देखें तो भारत का जो प्राचीन साहित्य है वो अत्यंत ही विशाल एवं समृद्ध रहा है, जिसे सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है लौकिक एवं दूसरा है धार्मिक। तो वैदिक साहित्य तथा उसके आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए उसे ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है, और कुछ जो धार्मिक साहित्य है वो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। और वेदों में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिन्हें संयुक्त रूप से संहिता भी कहते हैं। और इसके पश्चात के जो ग्रंथ लिखे गए उनमें है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ये तो ऋग्वेद में जो संस्कृति वर्णित है वो है पूर्व वैदिक संस्कृति, और उसके बाद के जो ग्रंथ हैं उनमें जिस संस्कृति का जिक्र किया गया है वो है उत्तर वैदिक संस्कृति। तो देखा जाए तो वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि के अध्ययन से भारतीय संस्कृति के विविध पक्ष उजागर होते हैं। वैसे तो बौद्ध एवं जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी धर्मपरक ही है। जहाँ ब्राह्मण ग्रंथों से जो सूचना नहीं मिलती वहाँ हम जैन और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित सामग्रियाँ हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य का दृष्टिकोण ग्रामीण था और बौद्ध एवं जैन साहित्य का दृष्टिकोण नगरीय प्रतीत होता है। तो इसमें नगरीय जीवन की अनेक मान्यताएं जैसे व्यापार वाणिज्य, सूदखोरी, वेश्यावृत्ति आदि का समर्थन किया गया है। यानी ये क्या थे? ये नगरीय जीवन के पहलू थे। तो इन दोनों ही धर्मों में बदलते हुए सामाजिक दृष्टिकोण तथा आर्थिक परिवेश के पूर्णतः अनुकूल थे। तो ये तो था साहित्य। और अब अपन देखें कि जो विदेशी यात्री भारत आए और जो विदेशी लेखक थे उन्होंने अपना जो साहित्य छोड़ा, उनसे भी हमें भारतीय इतिहास के साथ साथ यहाँ की संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। जैसे प्राचीन यूनानी हेरोडोटस का जो यात्रा वृत्तांत है उनसे भारत ईरान संबंधों की जानकारी मिलती है। और पेरिपल से भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। और यूनानी राजदूत मैग्स्थनीज जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुआ था और उन्होंने अपनी एक कृति जो इंडिका जिसमें मौर्य युगीन जो समाज एवं जो संस्कृति है
उसके लिए काफ़ी सहायक है और उसमें जो तत्कालीन समय की जो सामाजिक है या धार्मिक है, आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। और फाहियान तथा ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी क्रमशः गुप्त एवं वृद्धनकालीन संस्कृति के पक्षों को उजागर करते हैं। तो ये तो थे प्राचीन काल के। अब देखें तो पूर्व मध्य काल में भी अनेक अरबी फारसी यात्री, लेखक एवं विद्वान भारत आए। इनमें से जैसे अलबरूनी का नाम प्रमुखतः है, जिसका ग्रंथ तहकीक हिंद जो राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं आदि हैं उस पे अच्छा प्रकाश डाला गया है। और पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, प्राचीन स्मारक इनकी गणना की जाती है। तो मौर्य सम्राट अशोक के समय से लेकर प्राचीन इतिहास के प्रत्येक काल में बड़ी संख्या में जो लेख मिले हैं, तो इन लेखों का वैसे देखा जाए तो उद्देश्य था तत्कालीन शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां बताना, लेकिन इनके अध्ययन से जो समकालीन शासन प्रणाली, धर्म, समाज, साहित्य, व्यापार, वाणिज्य, कला आदि विविध सांस्कृतिक पक्षों का भी सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखा जाए जैसे सिक्के हैं वो आर्थिक इतिहास के प्रमुख स्रोत माने गए हैं, यानी जिन स्थानों पर सिक्कों की संख्या बहुलता से मिली है तो वहाँ पे उसका यह अर्थ लगाया गया है कि यह आर्थिक प्रगति का सूचक है, और जिन स्थानों पर सिक्के न्यून संख्या में मिले तो वो आर्थिक अवनति का सूचक है। और सिक्कों पर अंकित धार्मिक प्रतीकों से समकालीन धर्म एवं धार्मिक स्थिति का भी बोध होता है। और जो भारतीय संस्कृति के जो स्रोत हैं उनमें जो प्राचीन स्मारक हैं जैसे भवन, मंदिर, मूर्तियाँ, इनका भी महत्व है। जैसे सैंधव संस्कृति के नगरीय स्वरूप का ज्ञान उत्खनन में मिले स्मारकों से ही प्रमाणित होता है। और मंदिर, मूर्तियों आदि से जहाँ एक ओर जनता की धार्मिक अभिरुचि का ज्ञान होता है, तो दूसरी ओर तत्कालीन समय में जो हिंदू कला के विविध पक्ष हैं वो उजागर होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के अध्ययन हेतु उन्हीं स्रोतों को उपयोग में लिया जाता है जो इतिहास के अध्ययन में सहायक हैं।